वेलकम यू ऑल इन केमिस्ट्री ड्राइव विद रवनीश। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कपलिंग कांस्टेंट के बारे में, यानी कि जे वैल्यू। सो जे वैल्यू काफी इंपॉर्टेंट रहती है जब हमने स्ट्रक्चरल इलुसिडेशन करने होते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सो जे वैल्यू के अकॉर्डिंग हमको थोड़ा आइडिया हो जाता है कैसा हमारे पास जो है एक एनवायरमेंट है प्रोटॉन्स का मॉलिक्यूल में, तो वहां हमें काफी हेल्पफुल रहता है जे वैल्यू। सो इसलिए फिर जो नेट गेट की बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्या उनको ये वीडियो देखनी चाहिए? क्यों नहीं देखनी चाहिए? बिकॉज जे वैल्यू पे अक्सर क्वेश्चन आपको नेट गेट में पूछे जाते हैं और इस वीडियो में भी हम वो क्वेश्चंस को जो आ चुके हैं एग्जामिनेशन में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारा डिस्कस करेंगे। और जो बीएससी के बच्चे हैं उनको भी मैं कहूंगी कि आपको एक तो इस पे अक्सर नोट ही आ जाता है, कई बार 2 मार्क्स 3 मार्क्स में टीचर कहता है कि कपलिंग कांस्टेंट पे नोट लिखो, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होगी तो नोट तो लिख ही लोगे, उसके साथ आप इजिली अपने जो है स्ट्रक्चर जहां पे आपको फाइंड आउट करने, जब आपको कंबाइंड न्यूमेरिकल्स आते हैं एनएमआर आईआर वगैरह के, सो वहां पे आपको जे वैल्यू देख के काफी ज्यादा आपको हेल्प हो जाती है प्रोटॉन्स का एनालिसिस करने में कि आपके पास जो स्ट्रक्चर है उसमें एडजेसेंट में कितने प्रोटॉन्स होंगे। सो चलिए करते हैं कपलिंग कांस्टेंट के बारे में, इसकी नॉलेज लेते हैं क्या है ये जे वैल्यू। सो कपलिंग कांस्टेंट जो है एज पर योर बुक जो आपके लिखा हुआ होगा, आई थिंक डेफिनेशन की, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पीक इन द मल्टीप्लेट। तो हम मल्टीप्लेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, बट आने वाली वीडियोस में एक वीडियो होगी जो सिर्फ मल्टीप्लेट्स पे होगी, सो उसकी भी मैं आपको जो है आई थिंक विद इन 1 और 2 डेज आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। सो मल्टीप्लेट के बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि जब हमारे पास कि सिर्फ हम जो प्रोटॉन है, जैसा आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हो यहाँ पे, वी हैव ए एंड बी काइंड ऑफ प्रोटॉन, यहाँ मैंने मेंशन किए हुए हैं ए और बी टाइप के प्रोटॉन। सो जो प्रोटॉन्स हैं वो हमेशा जब एडजेसेंट कार्बन पे, जैसे ये प्रोटॉन्स है ए है, तो ए क्या करेगा, वो कपल करते हैं विद दैट ऑफ द बी, एंड बी जो है वो कपलिंग शो करते हैं विद दैट ऑफ द ए, जिसकी वजह से जो है इनके सिग्नल जहां पे आने चाहिए थे, जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज होती हैं, तो वो हमारे पास ना रह के क्या आते हैं, मल्टीप्लेट्स आते हैं। सो जैसा कि यहाँ पे अगर 3 प्रोटॉन्स हैं, सो वी आर फॉलोइंग, अगर n+1 रूल फॉलो करें तो हमारे पास ये जो HB है ये क्वार्टेट में स्प्लिट होगा। क्वार्टेट मींस इसके 4 जो है पीक्स आपको देखने को मिलेगी, दैट इज विद द रेशियो 1:3:3:1। सो व्हाई वी शो दिस 1:3:3:1, दीज आर द इंटेंसिटी है एक तरह से आपके पीक्स की। और इसी तरह जो आपके पास HB की वजह से, ये जो HB है इनकी वजह से ये जो सारे HA हैं, बिकॉज दे आर द इक्विवेलेंट प्रोटॉन, तो ये सारे क्या शो करेंगे, यहाँ पे अगर आप n+1 करते हो तो 2+1, ये सारे जो है प्रोटॉन ये ट्रिपलेट शो करेंगे। सो ट्रिपलेट विद इंटेंसिटी ऑफ 1:2:1। अब ये इंटेंसिटी क्यों आई है 1:2:1? बिकॉज ऑफ दिस थिंग। तो मैंने बताया था जैसे आप फील्ड अप्लाई करते हो, अप्लाइड फील्ड, सो आपके पास नेबरिंग वाला जो प्रोटॉन रहता है वो या तो फील्ड के साथ अलाइन कर जाता है या उसके अगेंस्ट चला जाता है, जैसा आप इन एरोज में देख रहे हो। ऑलरेडी मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, वीडियोस आप प्रीवियस देख सकते हैं, वहां क्लैरिटी हो जाएगी। सो अगर तो ये दोनों क्या किया है, अलाइन करके, मतलब इन्होंने अप्लाइड फील्ड का साथ दे दिया तो उन्होंने तो इसको डी शील्ड कर दिया, ठीक है। डी शील्ड करने की वजह से मतलब अपने घर के प्रोटॉन को बचाया नहीं, बाहर वाली फील्ड का साथ दे दिया, और जिसकी वजह से क्या हो गया, डी शील्डिंग होगी। डी शील्डिंग की वजह से डी से डीई, डी से याद रखना डाउन फील्ड जो है वो सिग्नल शिफ्ट करेगा, ठीक है। डाउन फील्ड का मतलब होता है टीएमएस पे स्केल पे आपकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू हाई होगी थोड़ी सी। और इसी तरह से दूसरा पॉसिबिलिटी आती है कि दोनों ही इसके अगेंस्ट चले जाएगी, ना भी हम अपने घर वाले बंदे का साथ देंगे, हम उसको शील्ड करेंगे। ये शील्डिंग केस होता है कि हमने तुम्हें उसको जो है रेजोनेंस में लाने नहीं देना, आप जितनी मर्जी फील्ड अप्लाई करो। तो ये आगे बैठे हुए हैं प्रोटॉन, उन्होंने क्या किया, अपने घर वाले प्रोटॉन को शील्ड कर लिया, जिसकी वजह से सिग्नल वहां अप फील्ड शिफ्ट करेगा, और जो आपके डेल्टा की वैल्यू रहेगी वो थोड़ी क्या करेगी, कम रहेगी वहां पे टीएमएस स्केल पे। उसी के साथ थर्ड पॉसिबिलिटी आती है कि एक अगेंस्ट चला जाए, एक उसका साथ दे दे, तो वहां पे ये वाली चीज आती है, और जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ज्यादा होने की वजह से ये वाली जो आप देख रहे हो सेंटर में पीक है, उसकी इंटेंसिटी भी क्या रहती है, ज्यादा रहती है। सो यहाँ पे 1:2:1 ये चीज बनी है। अब ये जो हमारे पास जे वैल्यू है, ये जो आप पीक्स देख रहे हो ये मल्टीप्लेट्स पीक है। अब जैसे ये है आपके पास रेशियो आई है ना 1:2:1, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये वाला, ये डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम जे वैल्यू।
अब ये जे वैल्यू हमें बता रही है कि किस तरह का इंटरेक्शन हुआ है आपके नेबरिंग एटम्स की वजह, एटम्स में, मॉलिक्यूल में, और कैसी स्ट्रेंथ है उस इंटरेक्शन की, फिर उनका डिस्टेंस की तो इसने हमें इंफॉर्मेशन दे ही दी है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट जो मेरा है कि इसका जो हमने कहा है कपलिंग कांस्टेंट, व्हाई वी सेड द कांस्टेंट, हम इसको कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, एंड इसको हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं उस पर तो हम बाद में आएंगे। अब इसको कांस्टेंट क्यों बोल रहे हैं, उसका जो रीजन है वो ये है, कहते हैं ये जो एक डिस्टेंस है, ये जो आपके पास ये डिस्टेंस है ये कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट का मतलब है कि जैसे अगर सपोज कर लो आपने फील्ड अप्लाई की, ठीक है, फील्ड अप्लाई की, हमारे पास हम यही केस ले लेते हैं 1:3:1 वाला ही। सपोज लाइक यू वांट टू मेक एच बी आपको रेजोनेंस में चाहिए और आप HA के प्रोटॉन्स की अलाइनमेंट देख रहे हो। अब आपने फील्ड अप्लाई कर दी, ठीक है। अब पहला केस था जब आपके पास दोनों ही इसका साथ दे रहे थे, शील्ड नहीं कर रहे थे, अपने वाले घर के वाले प्रोटॉन का साथ नहीं दे रहे थे, डी शील्डिंग थी, तो वहां पे सपोज करो आपने कोई भी, आपको एक्स वैल्यू देनी पड़ी इसको रेजोनेंस में लाने के लिए, ठीक है, HB को। अब अगर इसमें से जो HA वाला प्रोटॉन है, एक को थोड़ा सा तरस आ गया HB पे और कहता है नहीं मैं तो इसको बचाऊंगा अप्लाइड फील्ड से, मैं इसको शील्ड करूंगा। जब वहां पे शील्डिंग वाला केस आ गया, अब जितने यूनिट ये शील्ड करेगा, ठीक है, बाय विच यूनिट, जितने भी यूनिट से ये शील्ड करेगा उतनी ही बाय यूनिट आपको फील्ड जो है वो अप्लाई फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इसने यहाँ पे क्या कर दी, शील्डिंग। तो ऑब्वियसली आपको अपनी जो एक्स की जो भी पहले वैल्यू थी, अगर सपोज इसको y1 यूनिट ये शील्ड कर रहा है, आपको वो फील्ड भी y1 यूनिट बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अब इसी तरह अगर दोनों ही इसके, दूसरा एक और केस आता है जब दोनों ही इसके अगेंस्ट चले गए अप्लाइड फील्ड के, तो जब एक इसके अगेंस्ट था तो आपको बाय 1 यूनिट आप बढ़ा रहे थे, अब दोनों ही अगेंस्ट चले गए तो ऑब्वियसली एक और यूनिट जो है वो इंक्रीमेंट आपको करना पड़ेगा अपनी अप्लाइड फील्ड में। तो एक कांस्टेंट जो है आपके पास चेंज है, ठीक है, जो भी फील्ड थी जहां पे सिग्नल आना था उसका, जैसे यहां सिग्नल आना था, तो जब आपने एक जने ने उसको शील्ड किया तब आपके पास बाय 1 यूनिट, अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू है, लेट इट सपोज मैं यहाँ वैसे लिख देती हूँ 3.0 कहीं पे वैल्यू आनी चाहिए थी, ठीक है। अब जब एक ने शील्ड कर लिया, शील्ड करने का मतलब हो गया कि प्रोटेक्ट कर लिया और सिग्नल आपका फील्ड शिफ्ट किया, यानी वैल्यू थोड़ी सी लो हो जाएगी। अगर वो पहले सपोज कर लो 3.5 पे वैल्यू आ रही है, सपोज 3.5 पे वैल्यू आ रही है, और ये जितना भी डिस्टेंस होगा 3 में मतलब 5 यूनिट है ना, इधर को बड़ा 1 2 3 4 5, तो अब जब इसने दूसरे ने भी शील्ड कर लिया, ये वाला केस जो आ गया, तो ये और आगे चलो 5 यूनिट 1 2 3 4 5, ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा सिग्नल आपका आएगा। मतलब एक कांस्टेंट चेंज है आपके जो है वैल्यू में, जो आपकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, उसमें एक कांस्टेंट चेंज आपको देखने को मिलता है ड्यू टू शील्डिंग, डी शील्डिंग, और ये जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट रहता है, इसीलिए इसका नाम है कपलिंग कांस्टेंट। आई होप आपको पहले वर्ड की क्लैरिटी हो गई होगी। देन कमिंग टू द नेक्स्ट इज द वैल्यूज। तो वैल्यूज मोस्टली जो आप एक्सप्रेस करोगे वो हर्ट्ज में करोगे या साइकिल्स पर सेकंड्स में, सो मोस्टली आई प्रेफर हर्ट्ज। तो जो न्यूमेरिकल्स आते हैं नेट गेट में वहां आपको कन्वर्जन करनी पड़ती है। आपकी वैल्यूज जो होती हैं, डेल्टा की वैल्यूज जो होती है वो मोस्टली पीपीएम में होती है, उसको आपको जे की वैल्यू पीपीएम में होती है, दैट इज डायरेक्टली जो है कनेक्ट है आपकी जो डेल्टा की वैल्यू है जे की वैल्यू के साथ, तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा जे की वैल्यू को हर्ट्ज में। एंड वन थिंग मोर कि जे की वैल्यू कभी भी जो है फील्ड स्ट्रेंथ पे जो है डिपेंड नहीं करेगी, इट डिपेंड्स ओनली अपॉन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इसको कोई लेना देना नहीं है। आप 600 मेगाहर्ट्ज वाला इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो, 800 मेगाहर्ट्ज या 300 मेगाहर्ट्ज, जितना मर्जी वाला आप इंस्ट्रूमेंट यूज करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ना। इसमें जो अपनी एक वैल्यू देनी है वो डिपेंड करेगी कि इन्वायरमेंट कैसा है आपके स्ट्रक्चर का, आपका मॉलिक्यूलर इन्वायरमेंट में प्रोटॉन कैसे हैं, एडजेसेंट प्रोटॉन कैसे हैं, क्या वो कपलिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये टोटली जे वैल्यू उस पे डिपेंड करेगी। एंड जो म्यूचुअली कपल्ड प्रोटॉन्स हैं दे हैव सेम न्यूमेरिकल वैल्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें अक्सर हेल्प करता है जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कि जो एडजेसेंट वाले प्रोटॉन्स होंगे,
ठीक है, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे प्रोटॉन्स हैं, ये स्ट्रक्चर ही ले लो, तो यहाँ पे याद रखना है आपने कि जितनी जो है, जैसे बी ने ए के साथ कपलिंग की एंड ए ने बी के साथ कपलिंग की, तो ए बी जितनी वैल्यू होगी सेम वैल्यू ही बी ए की होगी, वैल्यूज काफी क्लोज रहती हैं। और याद रखना ये भी कि जे की वैल्यू सेम होने का मतलब ये नहीं है कि दैट दे विल हैव द सेम द केमिकल शिफ्ट वैल्यू। याद रखनी ये चीज, केमिकल शिफ्ट इज समथिंग एल्स, जे वैल्यू इज समथिंग एल्स, तो डिफरेंस होगा। ठीक है, जैसे सपोज कर लो अगर एक कोई मैं स्ट्रक्चर यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। लेट इट सपोज वी हैव दिस स्ट्रक्चर यहाँ पे, ठीक है। अब अगर मैं इनकी बात करूं, लेट इट लेबल कर देते हैं ए बी बी। सो यहाँ पे जो बी वाले प्रोटॉन्स होंगे ये थोड़े से क्या होंगे, यहाँ पे दे आर, यहाँ पे ये देखो ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा, ये इसकी अपनी तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, जिसकी वजह से क्या है ये थोड़े से डी शील्ड हो जाएंगे। तो अगर हम डेल्टा की वैल्यू की बात कर रहे हैं, अपने केमिकल शिफ्ट की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो इनका जो सिग्नल आएगा वो डाउन फील्ड आएगा एज कंपेयर टू द एच, बिकॉज दे आर डी शील्डेड। वाई? बिकॉज ऑफ द अटैचमेंट ऑफ द कार्बन विद दैट ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो थोड़ी सी वैल्यू जो है ये वाले प्रोटॉन्स की इनके कंपैरिजन ज्यादा आएगी, इनकी वैल्यू इसके कंपैरिजन एच की वैल्यू थोड़ी क्या होगी, ठीक है। डाउनफील्ड का मतलब होता है वैल्यू ज्यादा, इसका मतलब होगा इसकी वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी। जैसे अगर किसी की 2 पॉइंट, अगर दो वैल्यूज दी हैं, एक की 2.3 दी है और एक की 2.5 दी है, तो आपको समझ आना चाहिए कि 2.5 जो वैल्यू है वो ये वाले प्रोटॉन्स की है। वाई? बिकॉज इट इज अटैच टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड देयर इज डी शील्डिंग, ठीक है। बट अगर हम जे की वैल्यू, अगर आपको उन्होंने साथ में ये भी इस तरह से दिया है कि जे ए बी की वैल्यू जो है दैट इज सपोज करो 8 हर्ट्ज दी है और जे बी ए की वैल्यू जो है वो आपको 8 हर्ट्ज दी है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों एक दूसरे के नेबरिंग में है, ठीक है। जो नेबरिंग वाले प्रोटॉन्स होते हैं दे डू द कपलिंग अप टू सेम एक्सटेंट तक वो करते हैं, यानी कि आपके पास जे की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड यहाँ पे अगर स्प्लिटिंग ट्री आप देख सकते हो, वहां पे भी दिखाया हुआ है कि पीक ऑफ एच ए विदाउट कपलिंग ये आनी चाहिए थी, पर जैसे ही उसके नेबर में उसको प्रोटॉन मिलते हैं ये वाले, जैसे ये एच ए है, ठीक है, उसकी कपलिंग दिखाई गई है एच सी की वजह से, तो एच सी की वजह से सिंगल प्रोटॉन है, सो n+1 मींस डबलेट में वो स्प्लिट कर गया, ये देखो डबलेट में 12 हर्ट्ज पे उसकी वैल्यू आई। अब इसी तरह ये वाली जो थी वैल्यू दैट इज ड्यू टू द एसी कपलिंग, है ना, एसी के बीच में थी। अब नेक्स्ट उसने दिखाई है एच ए की कपलिंग एच बी से, सो एच बी भी जो है एक सिंगल ही है यहाँ प्रोटॉन, तो n+1 रूल अप्लाई करो तो ये भी इसको किस में स्प्लिट करेगा, डबल में। तो ये फर्दर जो है सिग्नल इस तरह से स्प्लिट हो गया, इसको स्प्लिटिंग ट्री कहते हैं। आई विल शो यू वन वीडियो ऑन द स्प्लिटिंग ट्री ओनली, कि किस तरह से हम बनाते हैं, क्या इसका भी सिग्निफिकेंस रहता है। तो फिलहाल के लिए भी ये समझ लीजिए ये हमें क्या दिखा रहा है, इस चीज को हम बोलते हैं डबलेट ऑफ डबलेट्स, ठीक है। डबलेट ऑफ डबलेट्स बोलते हैं क्योंकि एक सिग्नल पहले 2 में टूटा, फिर ये वाला फर्दर 2 में ब्रेक कर गया। तो यहां से आइडिया हो जाता है कि ये जो प्रोटॉन था, यहाँ जो प्रोटॉन हमने लिया है उसको उसके नेबर में भी एक मतलब सिंगल प्रोटॉन है, ये आगे फर्दर स्प्लिटिंग हुई, मतलब उसके साथ एक और सिंगल प्रोटॉन जो है वो अटैच है, ये होता है डबलेट ऑफ डबलेट। बट जो इनमें ये चीज रहेगी, ये जो डिफरेंस रहेगा दैट इज कांस्टेंट, यानी जे की वैल्यू जो है ड्यू टू ए सी या जे की वैल्यू ड्यू टू ए बी, तो ये जो वैल्यू एक दूसरे के अप्रोक्सीमेटली जो है वो क्लोज रहती हैं, सेम रहती है। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि जिस कार्बन के साथ एच ए अटैच है उसी के साथ वाले कार्बन के साथ एच सी है, उसी के साथ क्या है एच बी अटैच है। ये चीज हमें जो है जे की वैल्यू हेल्प करती है। सो नेक्स्ट उसके बाद हम थोड़ा सा चलते हैं क्वेश्चंस की भी और, कि कैसे हमें क्वेश्चंस आते हैं नेट गेट पे। एंड इसी के साथ एक चीज एक्स्ट्रा और बता दूं, अक्सर अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या होता है कि इस तरह से ना 3J इस तरह से लिखा होता है, 5J इस तरह से। सो ये आपको बताया नहीं जाता बीएससी में, आई थिंक एमएससी तक में भी नहीं बताते कि ये 3 क्या है, ये 5 क्या है। सो दीज आर एक्चुअली व्हाट, दीज आर the bonds that exist between the proton, जिनकी आप कपलिंग की बात कर रहे हो। जैसे सपोज कर लो यहाँ ये चार्ट बना सकते हो, हमारे पास 2 तरह की होती है जे वैल्यू,
शॉर्ट रेंज कपलिंग जो कि हम पढ़ते हैं, जो अप्लाई होती है, और एक होती है लॉन्ग रेंज कपलिंग। लॉन्ग रेंज कपलिंग, सो दो तरह की जे की वैल्यू रहती है हमारे पास। सो शॉर्ट रेंज में हमारे पास अक्सर आता है जब आपके पास इस तरह से आपको देखने को मिलता है। सो जे के बिल्कुल ऊपर जो है सबस्क्रिप्ट में जो है 3 या 2 लिखा होता है, तो यही पॉसिबल होती है, ज्यादातर याद रखना। सो हम इसी की बात करेंगे। और लॉन्ग रेंज में होती है J4 एंड J5, जो अक्सर ज्यादातर तो हम लेते ही नहीं है, फॉरबिडन ही हम कहते हैं कि इतनी पॉसिबल नहीं होती कि इतनी दूर तक वो जाके कपल करे। सो 2J एंड 3J का अब क्या मतलब है कि जैसे सपोज कर लो, यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट इट बी आर सपोज, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, इनको मेंशन कर लेते हैं ABC। सो अगर आप लोग कपलिंग देख रहे हो, लेट इट मार्क कर लेते हैं, HA की कपलिंग आप देखना चाहते हो, किसके साथ देख रहे हो, HC के साथ, तो इसके रास्ते में कितने बॉन्ड पड़ रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे आप देखिए ये 3 है, सो आप इसको क्या कहोगे, दीज आर द 3J। तो जो भी वैल्यू रहेगी AC की, तो दैट इज इस तरह से आप उसको लिखोगे, ठीक है। अब इसी तरह अगर आप B की कपलिंग देख रहे हो C के साथ, तो यहाँ भी क्या होगा, 3JBC, बिकॉज यहाँ भी कितने बॉन्ड्स पड़ रहे हैं, 1, 2 एंड 3। इसी तरह अगर आप C की भी देखोगे रिवर्स डायरेक्शन में, तो वो भी आपके पास क्या आएगा, 3। और 2 का मतलब ये हो गया कि जैसे सपोज लेट इट, ये कुछ लिख लेते हैं इस तरह से, CLH, ठीक है, इसको मेंशन कर लेते हैं AABB। अब जैसे अगर आप देख रहे हो B की कपलिंग A के साथ करा रहे, तो यहाँ पे आप देखिए कितने बॉन्ड्स आपके पास पड़ रहे हैं रास्ते में, 1, 2, 3, यहाँ भी 3 पड़ रहे हैं, तो ये आ जाएगी यहाँ के केस में भी 3J, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ द केसेस तो हमारे पास 3J के आते हैं, तो 3J कपलिंग। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि व्हाई वी आर टेकिंग दिस थ्री लेटर एट द 3 नंबर जो है हम क्यों J के ऊपर लिखते हैं या 2 क्यों लिखते हैं। दीज आर द बॉन्ड्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन द प्रोटॉन्स ऑफ विच वी आर टॉकिंग अबाउट द कपलिंग। इसी तरह अगर सपोज कोई रिंग ले रहे हो इस तरह से, यहाँ कोई आप ग्रुप लगा दो, कोई भी Cl, यहाँ लगा दो कोई भी NH2 लगा देते हैं, चलो ठीक है। अब अगर आपको कपलिंग देखनी है, लेट इट दिस इज ABC एंड D, ठीक है, ये आपके आगे पाई बॉन्ड। तो अब HB की अगर HC के साथ देखोगे तो आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो कितने बॉन्ड्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, तो ये आ गई 4J। तो जो काफी ज्यादा इसकी वैल्यू जो है काफी कम आती है, लो वैल्यू आती है। सो आपके पास 0 पॉइंट समथिंग में वैल्यू आती है इनकी, तो इसलिए हम क्या कहते हैं इनको, मतलब काफी 0 to 1 रेंज के बीच में आती है, तो हम कहते हैं कि ये ज्यादातर फॉरबिडन होती हैं। तो ये हमारे को एनालिसिस करने में भी टफ होता है ऑन द स्पेक्ट्रा। ओके, सो इस तरह से आप जो है ये वैल्यू जो है देख सकते हो J की, कि ये 3J है या 2J हो रही है, डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्ड्स दैट एग्जिस्ट। अब उसके बाद ये कुछ वैल्यूज हैं, आप लर्न कर लो, लिख लो, नोट कर लो अपनी कॉपीज में। सो फर्स्टली अगर हमारे पास for vicinal proton, for vicinal protons, so vicinal protons क्या होते हैं, जो adjacent कार्बन पे होते हैं, ठीक है, that are called the vicinal protons and इनकी जो वैल्यू रहती है, अब अगर तो इनकी फ्री रोटेशन पॉसिबल है, ठीक है, फ्री रोटेशन अगर आप करवाते हो तो आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारी कन्फर्मेशंस पॉसिबल होती हैं, जैसे गॉश, एंटी एंड सो ऑन। सो अगर आपके पास फ्री रोटेशन में इस तरह से ड्रॉ कर लो, सो एंटी के केस में जो वैल्यू रहेगी दैट इज J वैल्यू इज 5 से 14 हर्ट्ज के बीच में रहेगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि दो जो हमारे पास H हैं दैट आर इन द एंटी पोजिशन। आई होप आपको ये वाले जो है रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट आपको आता होगा, जिसमें ये फर्स्ट जो होता है यहाँ पे जो फ्रंट वाला आपका कार्बन रहता है कुछ इस तरह से, जैसे अगर आप स्ट्रक्चर है आपके पास ऑल सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ फ्री रोटेशन पॉसिबल होती है। सेंटर हम डॉट से इसको शो कर देते हैं और जो
पीछे वाला कार्बन होता है उसको सर्कल से ड्रॉ करते हैं एंड उसके साथ जो अटैच होते हैं ग्रुप्स वो लगा देते हैं, वो ये चीज शो की गई है। और गॉश के केस में जो है आपके पास वैल्यू रहेगी, गॉश मतलब जब 60 डिग्री का एंगल होता है बिटवीन द टू प्रोटॉन्स, सो वहां पे अगर स्पिन स्पिन कपलिंग इन दोनों के बीच में होती है किसी तरह की, तो आपके पास जे की वैल्यू जो है वो रहेगी 2 से 6 हार्ट्स के बीच में। देन ओवरऑल जो आपके पास विस्नल की वैल्यू रहती है, यानी कि विस्नल प्रोटॉन्स होते हैं जो, उनकी जो वैल्यू रहेगी दैट इज बिटवीन द 2 टू 14 हार्ट्स, ये आप याद रखिएगा। बाकी आगे हमने उसको स्प्लिट कर लिया है कि अगर वो एंटी है या फिर गॉश कन्फर्मेशन में है। देन कमिंग टू नेक्स्ट इज, अगर आपके पास कुछ इस तरह का केस आता है जहां पे हो तो सिंगल ही बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन, बट क्या है उसके साथ कोई हेट्रो एटम अटैच है, तो वैल्यू जो है वो रहेगी 6.5 से 7.5 हार्ट्स के बीच में, तो ये नोट कर ले। फिर आता है अल्कीन्स का केस, यहाँ पे कार्बन हमारा sp2 रहेगा। सो इफ वी हैव द सिस पोजीशन, अगर दो प्रोटॉन जिनके बीच में आप इंटरेक्शन देख रहे हो वो सिस पोजीशन में है कुछ इस तरह से, तो जे की वैल्यू 6 से 14 हार्ट्स के बीच में आती है। एंड इफ दे आर इन ट्रांस पोजीशन, डिफरेंट प्लेन्स में है, ट्रांस है टू ईच अदर, सो 11 टू 18 हार्ट्स इज द वैल्यू ऑफ जे। देन कमिंग टू द जेमिनल प्रोटॉन्स, जेमिनल प्रोटॉन्स क्या होते हैं, नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स होते हैं जो सेम ही कार्बन को अटैच होते हैं एंड नॉन इक्विवेलेंट रहेंगे डिपेंडिंग अपॉन कि उनके साथ जैसे किसी के साथ यहाँ हेट्रो एटम लग सकता है, सो डिफरेंट इन्वायरमेंट हो जाता है, वो नॉन इक्विवेलेंट होते हैं, वहां पे उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यूज अलग आती हैं, बट जे की वैल्यू जो है वो 0 से 20 के बीच में लाई करेंगी। इसी के साथ अगर आपके पास विनाइलिक प्रोटॉन होते हैं, वो विनाइलिक मीन्स जैसे अगर कोई यहाँ ग्रुप लगा है हेट्रो एटम, सो उसके साथ जो है एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे विनाइलिक, आई होप आपको पता होगी, रेजोनेंस हो जाती है आगे, तो विनाइलिक जो प्रोटॉन्स होते हैं कुछ इस तरह से, तो इनकी वैल्यू 0 से 7 हार्ट्स के बीच में रहती है। कमिंग टू द नेक्स्ट इज एलाइलिक, एलाइलिक मीन जब आपका हेट्रो एटम जो जिसके पास लोन पेयर होते हैं और जो डबल बॉन्ड उसके बीच में एक sp3 कार्बन आ जाता है, और फिर इस तरह से इसका प्रोटॉन जिस कार्बन ने डबल बॉन्ड को सेपरेट किया है वो वाले के साथ एक प्रोटॉन अटैच है और एक नेक्स्ट के साथ, तो इनके बीच में जो अगर इंटरेक्शन होती है आपस में एलाइलिक प्रोटॉन में, सो वैल्यू इज बिटवीन 2 टू 13 हार्ट्स। देन एरोमेटिक प्रोटॉन्स काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती हैं ये वैल्यू। एरोमेटिक में जो आपके काम में आने वाली वैल्यूज हैं वो ऑर्थो एंड मेटा की रहेंगी, पैरा की मोस्टली हम कंसीडर नहीं करते। वैल्यू आप देख सकते हो पैरा वाले, पहले तो ये देखिए यहाँ पे अगर ये इसके साथ इंटरेक्शन करेगा 1 2 3 4 5, तो मैंने पहले ही बताया है कि जो 5J कपलिंग होती है वो फॉरबिडन ही है, वैल्यू काफी ज्यादा लो आती है, तो ये हम कंसीडर नहीं करते। आप यहाँ वैल्यू भी देख सकते हो 0 से 1 हर्ट्ज के बीच में है। देन अगर आप ये वाली करते हो मेटा वाली, ये भी एक तरह से देखिए 1 2 3 4, तो 4J कपलिंग है, तब भी अगर आप वैल्यू J की देखोगे, मेटा अगर प्रोटॉन आपस में इंटरेक्शन करते हैं, द टू प्रोटॉन विच आर मेटा टू ईच अदर, सो वो 1 to 3 हर्ट्ज के बीच में रहेगी। इसी के साथ सबसे ये जो है जैसे हमारी पॉसिबल होती है 3J कपलिंग, सो यहाँ वैल्यू जो है इनके बीच में अगर A और B आपस में इंटरेक्ट करते हैं, कपलिंग करते हैं, सो द वैल्यू विल बी बिटवीन द 7 to 8 हर्ट्ज। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो इसको मैं अगर कंबाइन करके लिखना चाहूँ, आप ये नोट कर सकते हो टैबुलर फॉर्म में। सो ये सारी वैल्यूज हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस तरह से टेबल बना लीजिए, बिकॉज अकेले अकेले लर्न करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। इस तरह से आप एक जगह पे इसका प्लॉट कर लो टेबल। सो दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज फॉर वेरियस काइंड ऑफ प्रोटॉन्स, डिपेंडिंग अपॉन कोई विस्नल है, कोई एरोमेटिक है, तो उनकी वैल्यूज भी थोड़ी जो है जे की चेंज हो जाएंगी। Then coming to next the important questions related to net gate, so उसका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला जो एक चीज आती है कि आपको कुछ वो ना ग्राफ दे देते हैं, फिर वो कहते हैं इसकी आप केमिकल शिफ्ट की वैल्यू फाइंड आउट करो, इसकी आप कपलिंग कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, और वैल्यू भी आपको जे की वैल्यू हमेशा हार्ट्स में देनी है, तो कौन से फॉर्मूलाज आपने यूज करने हैं या किस तरह से आप फाइंड आउट करते हो वैल्यू। तो देखिए सबसे पहला, जैसे अगर सपोज कर लो, मैं पहले जर्नल करा देती हूँ फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे। अगर तो कुछ आपके पास डबलेट होता है, सो डबलेट के जो यहाँ पे रहता है सेंटर, यहाँ पे होती है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि आपका सिग्नल यहाँ पे आना चाहिए था, केमिकल शिफ्ट की वैल्यू यहाँ पे आनी चाहिए थी, बट ड्यू टू शील्डिंग डी शील्डिंग वो सेंटर से जो था वो अप फील्ड एंड लो फील्ड जो था, डाउन फील्ड जो है सिग्नल वो स्प्लिट हो गया, वो शिफ्ट कर गया, सो ओरिजिनल वैल्यू उसकी सेंटर में रहती है। तो अगर इस केस में आपको फाइंड आउट करनी है वैल्यू, तो वो पीपीएम में आएगी और आपको सीधा क्या करना है, आपको
दोनों का डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास अगर आप डिफरेंस लोगे, आई थिंक द वैल्यू कम्स आउट टू बी, आपके पास है 2.5 एंड 1.5। सो जब आप इसका डिफरेंस लोगे यू विल गेट द वैल्यू दैट इज 1 ppm। ठीक है, ये ppm में वैल्यू आ गई। अब एक चीज आपको ना उन्होंने दी होती है न्यूमेरिकल में कि कितने मेगाहर्ट्ज का उन्होंने इंस्ट्रूमेंट यूज किया है, तो आपने फॉर्मूला यहाँ पे लगाना होता है ppm इज इक्वल टू, ये आपने अपनी फाइंड आउट करनी है जे की वैल्यू दैट इज इन हर्ट्ज एंड मेगा हर्ट्ज, जो फ्रीक्वेंसी रहेगी आपके इंस्ट्रूमेंट की। सो नाउ जैसे अगर उन्होंने दिया कि मैंने 600 मेगा हर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट मैं यूज कर रहा हूं टू फाइंड आउट टू गेट माय मॉलिक्यूल, जो मेरे प्रोटॉन्स हैं उनको रेजोनेंस में लाने के लिए, तो आपके पास 1 इज इक्वल टू हर्ट्ज जो हमने फाइंड आउट करनी है वैल्यू अपॉन 600 मेगा हर्ट्ज। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी आपके पास जे की in hertz that is 600 hertz। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो किस तरह से हमने फाइंड आउट करना है। पहले आपने डेल्टा की वैल्यू जो है वो अगर आपको कही जाए फाइंड आउट, तो याद रखना यहाँ पे सेंटर में ही लाई करती है, और आपने जो वैल्यू यहाँ से जे की आएगी पहले पीपीएम में आएगी। ठीक है, डबलेट के केस में तो किस तरह फाइंड आउट करना, उसका डिफरेंस निकाल लेना, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देन कमिंग टू नेक्स्ट चीज, अगर आपके पास इस तरह से ट्रिपलेट दिया हो तो यहाँ पे अगर आपको केमिकल शिफ्ट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो याद रखना ये जो सेंटर वाली वैल्यू है यहाँ पे, दिस इज द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट एंड दिस इज इन ppm। तो अगर अब आपको फाइंड आउट करना है जे की वैल्यू, अगेन यू हैव टू अप्लाई द डिफरेंस, चाहे आप इस साइड का डिफरेंस ले लो चाहे आप इस साइड का डिफरेंस ले लो। तो जे की वैल्यू जहां भी आपने फाइंड आउट करनी है, अगर ट्रिपलेट आता है तो जो दो पीक्स आपको कई बार वो बोल देते हैं बीच में जो न्यूमेरिकल लिखा होता है द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट 3 स्पाइक्स 4 स्पाइक्स इस तरह से, तो स्पाइक्स मींस यही है, ये पीक्स हैं, इनकी वैल्यूज दी होती है आपको। सो आप वैसे भी खुद देख लेना, जो आपके पास सेंट्रल वैल्यू होगी ना वो यहाँ रखनी है आपने, फिर वो सेंटर वाली वैल्यू एक सेंटर में रखोगे, उससे अप फील्ड लो फील्ड आपने वैल्यू इस तरह से अरेंज कर लेनी खुद भी, अगर नहीं भी उसने ग्राफ दिया। सो यहाँ पे आपने 3.2 में से आपने माइनस कर देना है 3 को, तो आपकी वैल्यू आएगी 0.2 ppm। अगेन अगर आपको, मैं सेम ही ले रही हूँ, अगर आपको 600 मेगा हर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट दिया है, अगेन यू हैव टू कन्वर्ट इट लाइक दिस। आपके पास ये वैल्यू जे की हमने हर्ट्ज में फाइंड आउट करनी है, 600 से इसको आपने कर देना है मल्टीप्लाई, तो ये वैल्यू जो जे की यहाँ पे आएगी 120 हर्ट्ज। एक बार आप रीचेक कर लेना कैलकुलेशंस। देन अगर आपके पास कुछ क्वार्टेट आता है, क्वार्टेट में आपके पास 4 वैल्यूज आएंगी, तो क्वार्टेट के केस में आपने क्या करना होता है, जितनी भी वैल्यूज उन सबका इस तरह से आपने एवरेज ले लेना है, चारों वैल्यूज डिवाइडेड बाय 4, सो दैट इज द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट। सो ये केमिकल शिफ्ट की वैल्यू है। सो डोंट कंफ्यूज द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट विद दैट ऑफ द जे वैल्यू। सो आई टोल्ड यू इन ट्रिपलेट जो आपकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है, जो आपकी सेंटर वैल्यू होगी दैट इज द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट इन ppm, और अगर आप दो का डिफरेंस निकालोगे वो आपके पास जे की वैल्यू ppm में आएगी, जिसको आप कन्वर्ट करोगे हार्ट्ज में। इसी तरह अगर डबलेट हुआ तो डबलेट के केस में बताया है कि दो वैल्यूज का सेंटर जो है जिसमें जो भी वैल्यू होगी, जैसे अगर यहाँ सेंटर में 2 है, सो 2 ppm इज द वैल्यू ऑफ केमिकल शिफ्ट, एंड अगर आप दो का डिफरेंस लेते हो डबलेट में इस तरह से 2.2 माइनस 1.5, दैट इज द वैल्यू ऑफ जे इन ppm विच यू नीड टू कन्वर्ट इनटू हर्ट्ज बाय अप्लाइंग द सेम फॉर्मूला, दैट इज दिस। क्लियर। अब क्वार्टेट के केस में एक न्यूमेरिकल आप देखिए आगे, इस तरह के जो है ये नेट गेट में क्वेश्चन अब आएंगे। सो आपके पास या तो उन्होंने स्प्लिटिंग कई बार ट्री दिया होगा, या उन्होंने कई बार ग्राफ दिया होगा इस तरह से, तो यहाँ कई बार उन्होंने कोई स्ट्रक्चर दिया होगा, जैसे कि आपको ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो उन्होंने कहा होता है कि आपको फाइंड आउट करनी है जे वैल्यू और साथ में आपको फाइंड आउट करना है केमिकल शिफ्ट की वैल्यू। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, तो आपने यहाँ कई बार लिखा होता है कि स्पाइक्स की वैल्यू ये है, 4 स्पाइक्स है, उनकी ये वैल्यू, स्पाइक्स का मतलब ये पीक्स की ये ऊपर नॉच जो है बिल्कुल ऊपर, सो इसी की वैल्यू उन्होंने दी हुई है। सो आपके पास सबसे पहले ये कैसे आया, ये ग्राफ को थोड़ा सा समझ लेते हैं क्वेश्चन में एक तरह से डिग आउट करने से पहले। तो यहाँ पे अगर HA की बात हम करें, HA की स्प्लिटिंग की बात करें, सो HA इज इंटरेक्टिंग विद HB ऑल्सो एंड HC ऑल्सो। तो हमारे पास पहले तो हम देखेंगे ये कपलिंग पॉसिबल है कि नहीं। सो देखिए HA जब B के साथ कपलिंग करने जाता है तो यहाँ 3 बॉन्ड्स हैं, तो 3J कपलिंग पॉसिबल है।
इसी तरह से अगर C के साथ जाएगा तो 1 2, सो 2J कपलिंग भी हमारे पास पॉसिबल है। सो अगर ये B की वजह से जो HA है n+1 रूल लगाइए तो ये डबलेट में स्प्लिट करेगा। उसी तरह से C की वजह से भी ये किस में स्प्लिट करेगा, डबलेट में। तो दैट्स व्हाई दिस इज द केस ऑफ डबल डबलेट। और जो आपके पास ये स्प्लिटिंग ट्री है उसमें देखिए मैंने दिखाया है HA, सपोज ये पहले HB की वजह से इस तरह से डबलेट में ब्रेक कर गया, फिर फर्दर HC की वजह से और डबलेट में ब्रेक कर गया, और ये जो लास्ट वाला आपको दिख रहा है 1:3:3:1 इंटेंसिटी वाला, आपके पास ये ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन जो अराइज होते हैं कि आपको ये फाइंड आउट करनी है डिस्टेंस J वैल्यू, और आपको ये वाला J वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसी तरह से आपको J वैल्यू फाइंड आउट करनी है इनके बीच में। तो ये तो डबलेट वाला ही केस आ गया, तो मैंने आपको बताया है आप क्या करोगे, 2.4 में से क्या करोगे, 2.2 को माइनस कर दो और इधर 1.8 में से आप माइनस कर दो। लेकिन चलो सॉल्व करते हैं इसको पहले। 2.4 माइनस 2.2, सो दिस कम्स आउट टू बी 0. पहले हम इस साइड को सॉल्व कर रहे हैं, 2.4 माइनस 2.2, सो ये आ गया 0.2 ppm। ठीक है, नाउ आई नीड टू कन्वर्ट दिस J वैल्यू इनटू द हर्ट्ज। तो हर्ट्ज में कैसे कन्वर्ट करोगे, सेम 0.2 इज इक्वल टू हर्ट्ज। सपोज यहाँ उन्होंने जरूर न्यूमेरिकल में दिया होगा कि ये 300 या 200 जितने भी मेगा हर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट है, लेट इट मैं यहाँ 200 मेगा हर्ट्ज ले लेती हूँ। सो हर्ट्ज में आपके पास यहाँ से J वैल्यू जो आई है दैट इज 40। ठीक है, 40 हर्ट्ज। तो यहाँ ये मेरी वैल्यू निकल गई है, इसको मार्क कर लेते हैं दूसरी कलर से ताकि आपको क्लियर हो जाए, 40 हर्ट्ज। तो अब इसी तरह आप इस साइड की निकाल के देख लो वैल्यू, 1.8 में से 1.6 को माइनस कर दो, ठीक है, और उसको 200 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वैल्यू क्योंकि कांस्टेंट रहती है तो अगर एक 40 हर्ट्ज है दूसरी भी ये साइड 40 हर्ट्ज ही होगी। आप चाहे सॉल्व इसको करके देख लो। अब मेरे को ना ये वाली वैल्यू, ये डिस्टेंस चाहिए इसका और इसके बीच का, तो इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी, तो उसके लिए क्या करना, जस्ट हैव टू सबट्रैक्ट दीज टू वैल्यूज। जैसे कि यहाँ पे अगर आपको ये वाली ये फाइंड आउट करनी है तो हमने क्या किया, 2.2 में से 1 पॉइंट, ये वाले जो 2 पॉइंट थे मैंने इनको क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। जो मेरी वैल्यू आएगी वो ppm में आएगी, एंड देन यू जस्ट हैव टू अप्लाई द सेम फॉर्मूला, दैट इज यू नीड टू डिवाइड इट व्हाटएवर जो भी आपको उसने मेगाहर्ट्ज का इंस्ट्रूमेंट दिया है उसके साथ आपने इस तरह से मल्टीप्लाई कर देना है जो भी आपकी ppm की वैल्यू आएगी, and you will get the J value in the hertz. Now coming to the next, जो कई बार आपको अक्सर पूछ लेते हैं साथ में कि आपको फाइंड आउट करना है ये वाली J वैल्यू, ठीक है, ये वाली, तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो ये देखिए दूसरा मार्कर ले लेते हैं ताकि आपको सेंटर पॉइंट इजीली क्लियर होते हैं। तो ये वाला जो है देखिए लाइन जा रही है तो ये इसके सेंटर से जा रही है, इस तरह ये वाली लाइन जो है वो इसके सेंटर से जा रही है। ठीक है, तो किसी तरह से अगर आप ये वाला सेंटर और ये वाला सेंटर फाइंड आउट कर लोगे, देन यू हैव द वैल्यू ऑफ J। तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने पहले ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना, लेट इट हम इसको x पॉइंट मान लेते हैं और इसको y पॉइंट मान लेते हैं, एंड देन अगर आप इसको सबट्रैक्ट कर दोगे यहाँ पे x माइनस y को कर दोगे एंड यू विल हैव द वैल्यू ऑफ J। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है, आपने इन दोनों का एवरेज ले लेना है। y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपने ये वाली दो वैल्यूज का एवरेज ले लेना है, जैसे कि मैंने यहाँ सॉल्व किया हुआ है 2.4 प्लस 2.2, पहले मैंने यहाँ से x फाइंड आउट किया है और ये जो वैल्यू अगेन मेरी ppm की ही वैल्यू है। इसी तरह y की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है, दोनों का एवरेज ले लिया, ये वैल्यू मेरी आ गई 1.7 ppm। देन आई जस्ट डिवाइड माइनस x माइनस y, ठीक है, जो भी मेरी हाईएस्ट वैल्यू थी 2.3 में से मैंने 1.7 को माइनस कर दिया एंड आई गेट माय वैल्यू टू 0.6 ppm। नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज अगेन आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद द व्हाटएवर गिवन इंस्ट्रूमेंट फ्रीक्वेंसी मेगाहर्ट्ज, और वो मेरी वैल्यू जो है वो किस में आ जाएगी, हर्ट्ज में। सो 120 हर्ट्ज जो है वैल्यू आपके पास इसकी आई है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। तो आपने यहाँ पे जिस तरह से ये वाली वैल्यू है हर्ट्ज थी, तो ऊपर वाली वैल्यू आपके पास 120 हर्ट्ज है। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल जो है वो एग्जामिनेशन में सॉल्व करना आ जाएगा।
सो इस तरह से आपने फाइंड आउट करनी है। ये क्या है, हमारे पास डबल डबलेट है, उसका मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह आपने केमिकल शिफ्ट फाइंड आउट करना है और किसी तरह आपने अपना जो है जे कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल अक्सर कई बार आपको पूछ लिया जाता है। उन्होंने ना कुछ इस तरह से वैल्यू दी होती है, 4 5 आपको वैल्यूज दे देंगे और कहेंगे इनमें से बताओ भी कौन सा जो है ऑप्शन पॉसिबल है, कौन सा स्ट्रक्चर पॉसिबल है। तो एक चीज जैसा मैंने आपको पहले बोला है कि जो आपकी सेम वैल्यूज रहेंगी या अप्रोक्सीमेटली जो सेम वैल्यूज रहेंगी, इसका मतलब ये होता है कि वो वाले कार्बन के प्रोटॉन आपस में क्या है, एडजेसेंट में है। तो यहाँ पहले आप मार्क कर लो, देखो 6 हार्ट्स वैल्यू, यहाँ भी 6 हार्ट्स की वैल्यू, ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट होंगे। अब आपको पता है डबलेट कैसे आएगा, n+1 रूल लगाते हैं, यानी यहाँ भी सिंगल होगा एक, तभी तो आपके पास क्या होगा दूसरे का, इस यहाँ जो प्रोटॉन होगा उसका डबलेट आएगा क्योंकि यहाँ पे एक प्रोटॉन है। इस तरह अगर यहाँ पे प्रोटॉन होगा सिंगल, तभी इसका भी क्या आएगा, डबलेट। ठीक है, एक तो ये चीज पॉसिबल होगी। अब ये वाली वैल्यूज उठाओ, दोनों ट्रिपलेट एंड क्वार्टेट। अब ट्रिपलेट कब पॉसिबल है, जब नेबरिंग में आपके पास 2 प्रोटॉन होंगे, तभी तो 2+1 लगेगा एंड 3 वैल्यू ट्रिपलेट आएगा। और क्वार्टेट का मतलब है कि इस कार्बन के पास क्या होगा, 3 प्रोटॉन्स होंगे, यानी 3+1 की वजह से ही क्या होगा, ये वाला जो प्रोटॉन्स है ये टूटेंगे क्वार्टेट में और इनकी वजह से ये वाले प्रोटॉन्स जो है ये स्प्लिट होंगे इनटू द ट्रिपलेट। ठीक है, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर पॉसिबल है दैट आर द CH ये एक स्ट्रक्चर है और एक CH2 CH3 है, यानी ऑप्शन ए इज द आंसर। तो एक ऐसा क्वेश्चन आता है। दूसरा एक एरोमेटिक का स्टडी कर लेते हैं हम क्वेश्चन, कि जैसे ये है। सो एरोमेटिक की मोस्टली जो वैल्यू रहती है 7.25, सबको पता ही होगा ppm, और इस वैल्यू से डाउनफील्ड अपफील्ड शिफ्ट होगा डिपेंडिंग अपॉन कि उसके साथ जिस प्रोटॉन की आप स्प्लिटिंग देख रहे हो, एब्जॉर्प्शन वैल्यूज देख रहे हो, तो उनके साथ ग्रुप एडजस्टमेंट में कैसे, जैसे यहाँ एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दिस रिजल्ट टू, ये अपनी क्या करेगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से ये वाला प्रोटॉन थोड़ा सा डीशील्डिंग हो जाएगी। डीशील्डिंग हो जाएगी तो वैल्यू जो है वो डाउनफील्ड शिफ्ट करेगी, यानी कि 7.25 से वैल्यू जो है इस प्रोटॉन की क्या आएगी, ग्रेटर आएगी। ठीक है, ये चीजें मैं बताती जाऊंगी अगली वीडियोस में, जहां हम सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, वहां भी मैं आपको एक बार एक फ्लो चार्ट दे दूंगी दोबारा से, जिसमें आपके पास सारी जो है केमिकल शिफ्ट्स की वैल्यू होंगी। सो आज का टॉपिक क्योंकि जे पे है, कपलिंग कांस्टेंट पे है, तो ज्यादा हम फोकस उस पे करेंगे। तो पहला देखो, जैसे सपोज कर लो 3J है कपलिंग पॉसिबल, तो अगर आप इसकी 3J कपलिंग पॉसिबल करते हो HA की, तो यहाँ देखिए 1 2 3, तो थर्ड में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, जिसकी वजह से जो इसका सिग्नल आएगा HA का, ड्यू टू द कपलिंग बिटवीन द HA एंड कौन सा प्रोटॉन है, HB, तो उसके साथ कपलिंग करने की वजह से इसका क्या आएगा, डबलेट। अब इसी तरह अगर मैं HB की देखूं, तो HB की देखिए, अगर आप इस साइड को देखो 1 2 3, ये 3J कपलिंग है, यहाँ भी एक सिंगल प्रोटॉन है, तो डबलेट तो आएगा ही। और अगर आप इसकी कपलिंग इधर कराने जाओगे 1 2 3 4, तो ये मैंने तो आपको कहा कि अभी सिर्फ 3J वाले देखने हैं, तो यहाँ भी क्या आएगा इसका, डबलेट। इसी तरह HC का देखो, HC के नेबर में 1 2 3, तो HD एक ही सिंगल है, n+1 रूल लगाओ तो इसका भी क्या आएगा, डबलेट। और ये HA के साथ भी नहीं पॉसिबल क्योंकि 1 2 3 4, तो 3 जो है 4J कपलिंग भी नहीं पॉसिबल, और अगर B तक जाते हो तो 1 2 3 4 5, तो 5J कपलिंग भी यहाँ पॉसिबल नहीं है। तो इसका क्या आएगा हमारे पास, जो HC है, HC का क्या शो होगा, ये क्या शो करेगा आपके पास, ओनली डबलेट। ओके, ड्यू टू ये देखो 1 2 एंड 3, क्लियर। देन कमिंग टू नेक्स्ट इज 3J। अब यहाँ 3J तो पॉसिबल है ही है ना, तो आप अगर HA का देखते हो इस तरह से, तो यहाँ पे इसका डबलेट तो आएगा। अब मैंने यहाँ ना 4J भी अलाउड कर दी, तो 4J मतलब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यानी अब ये HA का सिग्नल B की वजह से भी आएगा डबलेट और HC की वजह से भी आएगा, तो ये शो करेगा डबल डबलेट। इसी तरह अगर B की बात करोगे 1 2 3, इसकी वजह से तो इसका डबलेट आएगा। ये होप आपको क्लियर हो। यहाँ पे मैं मार्कर दूसरा यूज कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम किस साइड को देख रहे हैं। जैसे ये HB है तो पहले मैं 1 2 3, तो इसकी वजह से इसका डबलेट आएगा। अब उसके बाद 4J भी अलाउड है, तो यहाँ चलते हैं 1 2 3 4, यानी इसकी वजह से भी इसका डबलेट आएगा। अगेन वी विल गेट हियर डबल डबलेट। ठीक है, B का। अब HC का देखिए 1 2 एंड 3,
तो यहाँ इसकी वजह से एक डबलेट आएगा। अब 4 में देखिए 1 2 3 एंड 4, तो एक एच ए की वजह से डबल आएगा, तो ये भी आएगा डबल डबलेट। इस तरह से आपको आगे वो हो सकता है वो दे दे कि यहाँ मैं 5 जेबी अलाउड कर दूं, तो हम एक दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं ये वाला स्ट्रक्चर। लेट अस टेक द मार्कर। अब हम 5 जेबी देखते हैं, अगर मैं 5J अलाउड कर दूं, HB, यहाँ मेरा NO2 था और यहाँ मैंने लिया था Cl, यहाँ था मेरे पास HD, यहाँ था मेरे पास HC। अब मैंने बोल दिया कि जो 5J कपलिंग भी अलाउड है, ठीक है, 5J अलाउड है, तो चलिए पहले HA की देखते हैं। HA की कटिंग करो, यहाँ पे 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 एंड 5, तो यहाँ तक तो गया नहीं, ये HD तक तो गया नहीं। ये वाला NO2 वाला मेरे से बाय मिस्टेक लग गया, तो इसको आप कंसीडर मत करना। तो ये सिर्फ HC वाला ही इसको अप्रोच कर रहा है ना, यहाँ पे 4J तक है ये। उसी तरह से आपके पास आप यहाँ देख सकते हो, तो ये 3, ये HB के साथ भी इसकी कपलिंग हो रही है, तो मतलब ये इसका डबल डबलेट ही रहेगा। अब आप HA का D के साथ देख सकते हो कपलिंग पॉसिबल है कि नहीं, 1 2 3 4 5। नाउ HA कैन ऑल्सो couple, show coupling with HD, ठीक है। अगर वो इस रूट से आ रहा है तो देखो HD के साथ इसकी कपलिंग जो है वो पॉसिबल है, 1 2 3 4 एंड 5, तो इसकी वजह से भी स्प्लिटिंग होगी, इसकी वजह से तो उसका डबलेट आ ही रहा था। तो इस तरह से आपको जो है वो कपलिंग देखनी होती है इन द एरोमेटिक रिंग की। उसने आपको ऊपर क्वेश्चन में अलाउ क्या किया है, क्या उसने 3J कपलिंग अलाउ की है या 5J कपलिंग अलाउ की हुई है, तो आपको उस हिसाब से जो है आंसर देना होता है कि इसमें डबल डबलेट आएगा या फिर ओनली डबलेट आएगा। तो अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो नेट गेट में अक्सर आता है, दैट इज बेस्ड ऑन द कार्ड प्लस इक्वेशन। सो कार्ड प्लस जो इक्वेशन है कहाँ लगाते हैं हम, जब हमारे पास रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और आपको कहा जाता है, आपको वैल्यूज दे दी जाती हैं, जब आपको सीधा डायरेक्ट बोला जाता है कि जे की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, तो उस केस में मोस्टली कार्ड प्लस इक्वेशन हम कहाँ लगाते हैं, जहां हमारे पास 2J 3J कपलिंग आती है, वहां पे हम कार्ड प्लस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं। एंड वी हैव दीज टू इक्वेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर कि ये इक्वेशंस होती हैं, और यहाँ पे जो मोस्टली जो थीटास की वैल्यूज रहती है ज्यादातर 60 डिग्री 0 डिग्री 180 डिग्री, तो यही वैल्यूज रहती हैं। कभी भी आपको जैसे 45 35 ऐसी वैल्यूज उन्होंने नहीं दी होती, ऐसे मतलब क्वेश्चंस नहीं दिए होते जिसमें आपके पास 35 45 65 इस तरह के एंगल्स होंगे। तो वैल्यू आपको जो दी जाएगी, जो भी आपको स्ट्रक्चर दिया जाएगा क्वेश्चन, उसमें जो थीटा की वैल्यू रहेगी वो इसी तरह से जैसे नॉर्मल 60 90 180 इस तरह की रहेगी, ताकि आप इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर पाओ। तो जैसे यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट जो है दैट इज j इज इक्वल टू 8.5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 0.28, ये वहां अप्लाई होगी। यहाँ पे आपके पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एंगल जो है वो जब 0 डिग्री से 90 के बीच में लाई करते, जैसे 60 डिग्री का एंगल हो, ठीक है, 70 का हो, 30 डिग्री, तो वहां आपने मतलब ये वाली इक्वेशन को अप्लाई कर देना है। उसी तरह अगर 90 से 180 के बीच में एंगल बन रहा है तो आपको 9.5 cos स्क्वायर थीटा माइनस 0.28 ये इक्वेशन जो है वो यूज करनी है। अब एक क्वेश्चन देख लो, जैसे ये आ चुका है ये वाला क्वेश्चन, इस तरह से स्ट्रक्चर दिया था, एंड इन दैट यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ जे। आपको इस तरह से उसने ना ABCD ऑप्शन दिया था, रेंजेस दी थी, एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि किस रेंज में ये जो वैल्यू है जे वैल्यू इन दो प्रोटॉन्स की, अगर ये आपस में कपलिंग करते हैं तो इनकी जे वैल्यू किस रेंज में लाई करेगी। तो उसके लिए आपने कैसे फाइंड आउट करना है, एक चीज याद रखना, जब ये इस तरह होता है ना ये वाले प्रोटॉन, तो देखने में इस तरह लग रहे हैं आपको, बट इन एक्चुअल ये वाले प्रोटॉन्स जो हैं ये कुछ इस तरह से हैं, ये इस तरह से आप इसको कंसीडर कर लो। ये वाला अगर HA है, ये HB है, तो ये इस तरह से है प्रोटॉन, एंड जो इनके बीच में जो एंगल रहता है दैट इज 180 डिग्री। उसी तरह अगर आपके पास दो प्रोटॉन जो हैं वो इस तरह हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हैं एक दूसरे के, जैसे ये HA HB, ठीक है, लेट इट लाइक दिस, तो याद रखना इनमें एंगल जो रहता है, अगर ये आपस में कपलिंग करते हैं तो एंगल 0 डिग्री का होता है।
ठीक है। और यही अगर इनकी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है, इस तरह कार्बन है एंड वन इज इन दिस फॉर्म, इस तरह से, ठीक है। और एक आपके पास कुछ इस तरह से ले लेते हैं, और ये वाले प्रोटॉन अगर आपस में कपलिंग करते हैं तो ऐसे देख लेते हैं यहाँ पे ना, इसको एक्सटेंड करके, ये 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री का एंगल जो है इनके बीच में रहता है। तो यहाँ 180 डिग्री इसका एंगल आना था, तो 180 डिग्री है, तो यानी आपको ये वाली इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, ये वाली। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं क्या रहता है इसका। जे की वैल्यू की रेंज 9.5 कॉस स्क्वायर थीटा कितना है 180 डिग्री माइनस 0.28। सो कॉस 180 क्या है -1 है, 9.5 माइनस 1 दी स्क्वायर माइनस 0.28। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे सो आंसर अप्रोक्सीमेटली आपका क्या आएगा, दैट इज 9। आपने उसको राउंड ऑफ कर देना, अगर आपके पास पॉइंट्स में आए जैसे 8.6 8.5 तो राउंड ऑफ कर देना, 9 इज द वैल्यू। तो यानी कि हमारी जो जे की वैल्यू लाई करेगी दैट इज इन बिटवीन दिस 8 to 10 हर्ट्ज। सो दिस इज द आंसर। सो आई होप आपको आज की वीडियो, आई डोंट नो कि शायद ज्यादा लेंथी है, बन गई है, बिकॉज जब हम कॉन्सेप्ट कराने बैठते हैं तो मुझे होता है कि सब आपको उसके रिलेटेड मैक्सिमम से मैक्सिमम जो जितना मैं बता सकूं वो बताऊं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू कमेंट, डू शेयर एंड कीप सपोर्टिंग केमिस्ट्री ड्राइव। थैंक यू सो मच।